अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। महमूद खान अचकजई ने हुकूमत के साथ कमेटियों में ना बैठने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने मजीद आज कहा कि मैं तमाम कमेटियों से इस्तीफा देता हूं और जिनका हुकूमत हिस्सा है, मैं तहरीक इंसाफ से भी ये कहता हूं कि वो भी इन हुकूमती कमेटियों को छोड़ दें। उन्होंने पीटीआई को मशवरा देते हुए कहा कि हमें पार्लियामान के बाहर अपना ऐवान लगाना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को तीसरा खत लिखने के मामले पर हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से रद्दअमल भी आ रहा है। वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का खत फौज के खिलाफ बयानिया और प्रोपेगेंडा करने का बहाना है, जिसका आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया है। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इमरान खान का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब तरले करने की आखिरी हद है। खत का मुफस्सिल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि मुझे किसी का खत नहीं मिला और अगर कोई खत मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं बल्कि वजीर आजम को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर का यह कहना है कि इमरान खान ने 3 खत लिखे हैं, हो सकता है वो चौथा खत भी लिखे। ये खुले खत थे और खुले खत का मतलब यह नहीं होता कि उसका जवाब आए। ओपन लेटर का मतलब यह है कि अगर बतौर साबिक वजीर आजम किसी चीज में कोई खराबी देखी है तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने अपना काम किया है। गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने बानी पीटीआई के खत के हवाले से कहा था कि उनका जो खत है वो जजेस की आईनी कमेटी को भिजवा दिया है, वो तय करेंगे। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, इसे आईनी बेंच नहीं देखना है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर भी बात हो रही है। आज कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत ने सवाल उठाया कि मैं अपने ही साथियों से पूछता हूं कि मुझे क्यों निकाला। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बानी पीटीआई को हर बात ठीक नहीं बताई जाती और गलत कान भरे जाते हैं। तहरीक इंसाफ में मोनोपली बनी हुई है, उनका एहतसाब होना चाहिए। ये वजारतें लेने, स्टैंडिंग कमेटियां लेने या किसी को बनाने या फिर किसी को गिराने के लिए खान साहब के पास जाते हैं। मैंने अपनी आवाज उठाई है कि पार्टी फंड का ऑडिट होना चाहिए। लोग डोनेशन देते हैं तो उस रकम का पता तो होना चाहिए कि वो कहां इस्तेमाल हुई। मैंने वकला को फीसें देने के जो है वो उस पर भी ऑडिट का मुतालबा किया। इमरान खान ने इस्तीफा देने के कहा तो 1 मिनट देर नहीं करूंगा। शेर अफजल मरवत के बयानात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर जो बहस है, ये खत वाला मामला और इसके साथ साथ जो IMF वफ्द की मुलाकातें हैं उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या मौकफ या राय रखती है। प्रोग्राम में सबसे पहले जो है वो इस पर बात होगी और रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले तो ये जो IMF वफ्द की मुलाकातें हैं इस पर हुकूमत से सवालात भी पूछे जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी डॉजियर भेजा, उनको दिया और एक खत लिखा, तो फिर भी आपको इन मुलाकातों पर एतराज है या इन मुलाकातों को खुशाइन समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी रहमान साहब। देखिए, एक तो मुलाकात जो उनकी हुई है वो हमारे डोजियर उनको देने से पहले की हो गई हुई थी। सो वो डोजियर की वजह से मुलाकात नहीं है। हाँ, डोजियर उनको हमने सबमिट कर दिया है। डेफिनेटली वही डोजियर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी हमने भेजा था, जो अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फॉरवर्ड कर दिया है जी कि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अहम नुकात उठाए गए हैं और इनके ऊपर इनको सुना जाना चाहिए। तो वो देखते हैं कब वो मुकर्रर होता है तो हम देखेंगे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि कोई ऐसा वफ्द आया है और वो इस किस्म की मुलाकातें करने में इंटरेस्टेड है और वो मुलाकातें कर रहा है और वो मुलाकातें कराई जा रही हैं। लाजमी बात है, जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का जो एक परसेप्शन, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन डेवलप हो चुका हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो जमहूरियत को डिमोलिश किया गया है, आइन और कानून का जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और ये हमने नहीं दुनिया को बताया, ये दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आप देखेंगे कि जो भी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन से आई हो या US से आई हो या
EU से आई हो, वो नेगेटिव है पाकिस्तान के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यहाँ जमहूरियत, कानून और आइन जो है उसके जो तकाजे हैं वो पूरे ना होने की मुनासबत से बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एक उसके लिए, चूंकि IMF के साथ जब आप इतने बड़े फाइनेंशियल प्रोग्राम को साइन करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि अब आपके पास GSP प्लस है तो वहां 26 कॉवेनेंट्स हैं जो आपने साइन किए हुए हैं, और उनका भी ऑब्जेक्शन पाकिस्तान के ऊपर यही है कि जी उन कॉवेनेंट्स के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, और उन्होंने इसको रिव्यू किया है और अब रिव्यू हो रहा है। तो वो भी वहां भी कोई जो खबरें हैं वहां की भी, वो भी कोई इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही IMF भी वो चाहती है कि जी खुद लोगों से बातचीत करके डायरेक्ट इनपुट ले कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की जो हेल्थ है, सेहत है, उसके ऊपर वो एक ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर सके। राइट। दूसरा, रऊफ हसन साहब, जो खत इमरान खान ने लिखा जो चीफ जस्टिस को गया, आज उस हवाले से भी जो है वो, क्योंकि वो आईनी कमेटी को रेफर किया जा चुका है, तो जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा जब वो आईनी कमेटी के सामने आएगा तो उस वक्त उसको देखेंगे। तो उस खत या उस जो डॉजियर है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत क्या हैं जब वो आईनी कमेटी के सामने अगर जाता है? देखिए, वो खत सिर्फ एक खत नहीं है, बल्कि उसके साथ 300 प्लस पेजेस के जो है वो सबूत जो हैं वो फराहम किए गए हैं उनको कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो स्टेट है वो क्या है, पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की जो स्टेट है वो क्या है। तो मेरा ख्याल है कि जब वो देखा जाएगा, जब उसको रिव्यू किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है उससे एक उसको फिक्स किया जाएगा वो, और वो बात आगे बढ़ेगी वहां से। मैं तो उम्मीद करता हूं कि बात आगे इस तरीके से बढ़े कि पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग ना हो, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बहाल हो, पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो बहाल हो। और मकसद भी हमारा यही है, पॉजिटिव है, क्योंकि इन हकूक को डिमॉलिश करके, इन हकूक को खत्म करके आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। और दुनिया ने नोटिस किया है इस चीज का, भी हमने IMF की बात की है या EU की बात की है, इसी तरीके से जो बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन है दुनिया भर में, उन्होंने भी इन चीजों का नोटिस किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब आईनी बेंच के सरबराह जो है वो इसको भेजेंगे कमेटी के सामने या अपनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके उसके सामने रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एक सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू होगी, और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं हम कि जी उससे मुल्क के लिए बेहतरी आए। राइट। लेकिन रऊफ हसन साहब, अब ये जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उन पर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, और शेर अफजल मरवत वाले मामले पर तो पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा कि कोई चांस उनको जो है वो मिलना चाहिए। तो आज उन्होंने भी कहा है कि पूछा है सवाल कि मुझे क्यों निकाला। तो क्या शेर अफजल मरवत का जो मामला है इसको पार्टी फिर से देख सकती है, इस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है, उन्हें वापस लिया जा सकता है? देखिए मान साहब, ये ऐसे फैसले करना और उनको रिव्यू करना, ये फाउंडिंग चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब की प्रेरोगेटिव है, और वो उन्हीं ने ही फैसला करना है। उन्हीं ने ही शेर अफजल मरवत को बहुत सारे शो कॉज नोटिस सर्व करने के बाद फाइनली फैसला किया है कि उनको पार्टी से निकाला जाए, और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ये पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कहते हैं अगर ये कि जी मुझे क्यों निकाला, तो ये मसला जो है ये पार्लियामेंट का नहीं है, ये मसला पार्टी का इंटरनल मामला है। और जो इनको जो शो कॉज नोटिस पास में भी मिले हुए थे वो इसी वजह से मिले थे कि ये पार्टी के जो इंटरनल मामला थे इसको पब्लिक डोमेन में लाते थे, उनकी बहस करते थे, उनकी बात करते थे, उसके ऊपर कमेंट करते थे, और पार्टी की लीडरशिप के बारे में ऐसे ख्यालात का इजहार किया जाता था जो कि पार्टी के लिए बहुत डैमेजिंग थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको बहुत दफा रोका गया, शो कॉज नोटिस भी दिए गए, लेकिन एक ट्रेंड, एक पैटर्न सा एस्टैब्लिश किया हुआ था उन्होंने, और ऐसा लगता था कि उनके ऊपर शो कॉज नोटिस का भी कोई असर नहीं है, और जो लोग परसुएट करते थे उनको वन एंड वन या एक टीम की हैसियत से कि जी आप ये काम ना किया करें, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। सो इसलिए ये एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेना पड़ा है। अब ये भी प्रेरोगेटिव जो है ये खान साहब का ही होगा कि वो उनको रिव्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त जबकि आप और मैं बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब PTI का हिस्सा नहीं है। अच्छा, राइट। और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स रऊफ हसन साहब आ रही हैं कि पार्टी के अंदर कोई वकला ग्रुप है, कोई सियासी ग्रुप है, और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर इख्तलाफात हैं, क्या वाकई ऐसा है?
नवाज साहब, मैं ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हकायक बयान करना चाहता हूं। देखिए, खान साहब के साथ हफ्ते में 3 दिन मुलाकातें होती थी। एक दिन में मुलाकात उनकी फैमिली की होती थी, दूसरे दिन मंडे को फैमिली की मुलाकात होती थी, ट्यूसडे को उनके जो वकला थे उनके साथ मुलाकात होती थी, और जुमेरात को जो सियासी लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात होती थी। मैं उन मुलाकातों में जो जुमेरात को होती थी, उनका एक बड़ा एक परमानेंट फीचर हुआ करता था। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि जी रऊफ ने जरूर आना है, तो हम जाया करते थे। अब मैं आज ये मेरा जो 26वां हफ्ता है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, सियासी लीडरशिप के साथ भी मुलाकात वर्चुअली अब खत्म हो चुकी हुई है, और ये कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। अब आप देखिए कि उनके साथ मिल कौन रहा है इस वक्त रेगुलर बेसिस के ऊपर। या तो उनकी फैमिली जो उस वक्त मिलती है उनके साथ भी मुलाकात अब तकरीबन खत्म हो गई हुई है, लेकिन जब वो कोर्ट हियरिंग हो रही होती है तो वहां वो उनसे मुलाकात हो जाती है, उनकी बेगम साहब से भी मुलाकात हो जाती है, और बहनों से भी मुलाकात हो जाती है, और फैमिली के और लोग भी आते हैं, वो भी उनसे भी गाहे बगाहे उनकी मुलाकात होती रहती है। अब वकला का खान साहब के साथ मिलना नागुज़ीर इसलिए है कि वो मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं, तो वो जाते हैं, तो उनके साथ मुलाकात उनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है। सियासी कायदीन जो है उनके साथ मुलाकात जो है वो अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म की हुई है। ठीक है, ये हकायक है जो मैंने आपसे अर्ज किए हैं, बयान कीजिए। तो अगर आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहते हैं कि जी वो ग्रुप बंदी है, नहीं, ग्रुप बंदी नहीं है। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के सियासी जमात, सियासी जो कायदीन है उनकी मुलाकात खान साहब के साथ ना कराई जाए। लेकिन रऊफ हसन साहब, ये तो आप बता रहे हैं जो मामला पार्टी और हुकूमत के दरमियान है, यहां पर तो जो बातें और जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्टी के अंदर वकला ग्रुप और जो सियासी ग्रुप जिसको कहा जा रहा है उनके दरमियान मामला के। मिसाल के तौर पर अभी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी कि वकला जाते हैं, वो उनके कान जो है वो भरते हैं, तो पार्टी के अंदर क्या वाकई कोई ऐसी सिचुएशन है या नहीं है? देखिए इरफान, मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही कि वकला की बात से सियासी लोग परेशान हो या सियासी लोगों की गुफ्तगू से वकला परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर अपनी आरा मौजूद होती है, सब लोगों की होती है, और पार्टी में प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां के इन आरा का इजहार किया जाता है और बरमला इजहार किया जाता है, और उसके बाद फैसले होते हैं। उन फैसलों को हर कोई पाबंद होता है कि उनको इंप्लीमेंट करे। अब यही बातें जो कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, इन्हीं बातों की वजह से उनको पहले भी शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एक इनके अंदर है ये चीज, एक अर्ज इनकी होती है कि जी ये पब्लिक डोमेन में जाके इस किस्म की गुफ्तगू करें, और ये मुनासिब बात नहीं होती है। मैं भी शायद कई बातों के साथ मेरी भी रिजर्वेशन हो, मेरे भी इख्तलाफात हो, लेकिन मैं जब बाहर आता हूं, आपके साथ बैठा बात कर रहा हूं, तो मैं बात वो करूंगी जो कि पार्टी पॉलिसी है। वो पार्टी पॉलिसी से हटकर मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, किसी के साथ अगर एक जाति जगह बैठे हुए हैं तो वहां बंदा शायद थोड़ा बहुत बात कर ले, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी ये बात नहीं करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब बार बार इस चीज को करते रहते हैं। ठीक है, और लास्टली रऊफ हसन साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्पॉटलाइट में है, ये जो सारी बातें इस वक्त इंटरनल मैटर्स के हवाले से हो रही हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सवाबी का जलसा है इससे शायद पार्टी जो है वो खुश नहीं है। क्या वाकई पार्टी जिस तरह से जलसा किया गया उससे कोई खास खुश नहीं है? मुझे नहीं समझ आई कि इस किस्म की स्पेकुलेशन कहां से आती है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इनका कहां से निकलती हैं। लेकिन ये मैंने जरूर देखा है कि बहुत सारा ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट हो, और वो स्टेटमेंट इस किस्म की मैं बारहा देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो आती रहती है। कोई डिसयूनिटी पार्टी के अंदर नहीं है। आई थिंक सवाबी का जलसा जो था वो इंतहाई कामयाब जलसा था। पार्टी के जितने भी कार्डर्स हैं सब लोगों ने मिलकर काम किया। जुनेद साहब के लिए पहला उनका चैलेंज था, और मेरा ख्याल है कि वो पूरे सुरखरू होकर इस चैलेंज से निकले हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। अलीमीन गड्डापुर साहब भी ऑन बोर्ड थे, सब लोगों ने मिलकर किया, सब लोग स्टेज के ऊपर मौजूद थे, कोई बंदा एब्सेंट नहीं था, जिसने आना था वो आया। हाँ,
शेर अफजल मरवत साहब ने वहां भी डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की, वो अपने कुछ लोगों के साथ आके उन्होंने स्टेज के ऊपर वर्चुअली कब्जा कर लिया। ये वो चीजें हैं ना जो मीडिया बात नहीं करता। शेर अफजल मरवत साहब ने जो आज पार्लियामेंट में कहा उसको तो हम कोट कर देते हैं जी कि मुझे क्यों निकाला। वो बातों की वजह से, जिसमें लेटेस्ट जो एनेक्टमेंट थी वो जो उन्होंने सवाबी के जलसे के स्टेज के ऊपर की थी, उसको ऊपर कब्जा करके वहां एक हमारे सीनियर लीडर जो है वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने उनको आया डिस्टर्ब किया और खुद माइक पकड़ के बैठ के। ये होता नहीं है और ये होना नहीं चाहता। कोई डिविजन रहमान साहब नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप में और आगे बढ़ रही है। राइट, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और पार्टी के नमूर के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामलात पर काफी बात हो रही है। सियासी अमूर के जो मुशीर हैं राना सनाउल्लाह, उनकी तरफ से इशारा दिया गया कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज कहा कि किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, जबकि कुछ गलत ही नहीं किया तो रेफरेंस का डर क्यों होगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी की तकरीब में एक सहाफी ने जब उनसे सवाल किया कि सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, तो उस पर जस्टिस मंसूर का यह कहना था कि रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। उन्होंने यह भी कहा कि कमरे में मौजूद हाथी अगर किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने आज ये कहा है कि हुकूमत ने जजों के खिलाफ रेफरेंस लाने का नहीं कहा, रेफरेंस की नौबत आई तो जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा था कि उनकी नजर में मिसकॉन्डक्ट है, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि रेफरेंस ला रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस और IMF वफ्द की जो मुलाकात थी ये किसी मुकदमे के सिलसिले में नहीं थी, उन्होंने पाकिस्तान की अदलिया के सरबराह के तौर पर जो है वो मुलाकात की। अब दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस के इजाफे के बाद सीनियरिटी जो लिस्ट है वो असर नौ मुरतब कर दी गई है। नई सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले नंबर पर हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मुंतखिल बिल तरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। हुकूमत अदलिया के मामलात को किस तरह से देखती है और साथ ही साथ ये जो तनकीद हो रही है IMF वफ्द के साथ मुलाकात पर सवालात पूछे जा रहे हैं, इन सवालात को हुकूमत जो है वो किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो ये जो अदलिया के साथ मामलात हैं हुकूमत के, इनके हवाले से क्योंकि बहुत बात हो रही है, अगरचे वजीर कानून ने कह दिया है कि कोई रेफरेंस हम नहीं लेकर आ रहे, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसा इरादा है या इस पर गौर किया जा सकता है कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस लाने पर? बहुत शुक्रिया रहमान अज़हर साहब। ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर ऐसा इरादा होता तो हुकूमत बिल्कुल वाज़े तौर पे कह देती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुफिया तौर पे होती है या पसे पर्दा होती है। ये एक ओपन कार्रवाई होती है। जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस जाता है उसका एक प्रोसीजर होता है, एक आइनी तरीका होता है। वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ समरी जाती है, प्रेसिडेंट को जाती है, प्रेसिडेंट फिर रेफरेंस दायर करता है। तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, ना इस पर कुछ सोचा जा रहा है, ना इस पर कोई काबीना की सतह पे या किसी सतह पे कोई किसी तरह की इस पे मेरा ख्याल है गौर व फिक्र नहीं हुआ है और ना ही ये कोई इस तरह का प्लान है। राना साहब ने जो बात कही थी वो भी बड़ी वाज़ेह बात थी। मुझे नहीं मालूम कि उसमें से क्यों ये मानी अखज़ कर लिए गए। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जी जजेस का कुछ कंडक्ट जो है वो शायद ऐसा है कि उस पर रेफरेंस बन सकता है या वो रेफरेंस के ज़ुमरे में आ सकता है। और बाद में उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी, मज़ीद वजाहत कर दी। फिर तारड़ साहब ने, हमारे आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून ने भी कह दिया। तो एज सच कोई इस तरह की चीज़ है नहीं। हुकूमत इस तरह का कोई मनसूबा नहीं रखती, कोई गौर व फिक्र नहीं कर रही। और ये भी कहा था आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि अगर ऐसा होता है तो वो कोई खुफिया कार्रवाई नहीं होती, वो बरसरेआम होता है जी। और अगर होगा तो वो आ जाएगा, उसमें कोई किसी की खुफिया कारी की या किसी को पस मंज़र में रखने की या बात को दबाने की या बात को किल करने की बात नहीं होगी, वो सब सामने आ जाएगा। अच्छा, राइट। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब, एक तासुर हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो मामलात हैं उनके हवाले से ये है कि हुकूमत को कुछ जजेस के इंतजामी ओहदे संभालने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। अब ऐसी कोई बात है?
देखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं हो रही सिवाय उन चीज़ों के जो जजेस की तादाद बढ़ी है और उन जजों की तकर्रियाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। बाकी जो इंतज़ामी तब्दीलियों की बात आप कर रहे हैं वो गालिबन आपका इशारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ है। वहाँ तबादले ज़रूर हुए हैं, 3 जजों को तब्दील किया गया है मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, लेकिन वो 26वीं तरमीम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो आइन के आर्टिकल 200 के तहत हुई हैं और ये आइन का आर्टिकल 1973 से चला आ रहा है। उसको काफ़ी अरसा हो चुका है और उसके तहत ये तबादले हुए हैं। जब तबादले हुए हैं तो जाहिर है कि जब एक सीनियर जज किसी दूसरी जगह आ जाता है तो वो अपनी सीनियरिटी साथ लेके आता है। न सिर्फ जज लेके आता है, हर महकमे के अंदर जो कार्रवाई होती है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का डिपार्टमेंट है, चाहे वो टीचिंग का डिपार्टमेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं वफाक के सूबों के, सब अपनी सीनियरिटी कैरी करते हैं। किसी की सीनियरिटी किल नहीं हो जाती है तबादले से। तो जो वहाँ से अगर सीनियर जज आया है जो यहाँ के सीनियर तरीन जज से भी सीनियर है तो उसको अपनी पोजीशन पे बैठना है। और ये 1973 के आइन के तहत हो रहा है। जब सीनियरिटी और जूनियरिटी में रीशफलिंग होगी तो जाहिर है फिर इंतजामी कमेटियां जो बनी हुई हैं इसी सीनियरिटी जूनियरिटी की बुनियाद पे उसमें भी चेंजेस आएंगी। ठीक है, राइट। और एक और मामला इरफान सिद्दीकी साहब, जो IMF मिशन की मुलाकातें हैं उनके हवाले से काफ़ी सवालात पूछे जा रहे हैं। आज सेनेट के इजलास में भी इस पर बात हुई। तो ये जो चीफ जस्टिस से मुलाकात है, बाकी उनकी दीगर मुलाकातें हैं, क्या ये वाकई गैर मामूली मुलाकातें हैं? देखें, गैर मामूली किसी हद तक तो यकीनन हम कह सकते हैं कि गैर मामूली हैं, लेकिन इससे ज़रा पीछे जाना पड़ेगा कि इस गैर मामूली सूरत हाल से क्या PMLN ने दो चार किया है, या पीपल्स पार्टी ने दो चार किया है, या शहबाज शरीफ साहब ने दो चार किया है, या इस गैर मामूली सूरत हाल से दो चार किया है उन लोगों ने जिन्होंने एक प्लान बनाया, एक मनसूबाबंदी की, जजों को साथ मिलाया, जर्नैलों ने उसकी सरपरस्ती की और एक शख्स को यहाँ ला बिठाया। उसने 4 साल आपकी मुल्क की इकानमी को जवाल की पस्तियों में धकेला। आप याद करें 2016 का वो दिन, मुझे तो याद है जब मियाँ साहब ने कहा था जी कि बाय बाय IMF, और IMF के जो चीफ थे वो यहाँ आए थे, क्योंकि 11-12 साल बाद उनका दौरा हुआ था, और उन्होंने कहा था मुबारकबाद देते हुए कि जी पाकिस्तान ने अब उस मकाम पे आ गया है कि उसे आइंदा शायद हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये था वो पाकिस्तान जो आपने नवाज शरीफ को धक्का दे के एक शख्स को बिठा के आज की सूरत हाल पे बाई बाई IMF से, आज जो IMF के बारे में हम कहते हैं जी कि वो दखील हो गया है हमारे मामलात के अंदर, क्यों हो गया है, इस क्यों की कुंजी आपके पास है। आपने हमें इस सतह पे ला के खड़ा किया। हम नहीं चाहते, हमारी खुदी के खिलाफ है, हमारी कौमी गैरत और हमीयत के भी खिलाफ है, लेकिन इस बेहमीयती के मकाम पे अगर किसी ने डाला है तो आपने डाला है। हम इंशाल्लाह इससे निकलेंगे। अब भी वज़ीर आज़म एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि इंशाल्लाह ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। तो हम तो निकलना चाहते हैं इन चीज़ों से कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। जब पाँव पे आप खड़े होते हैं, आपके घर में अपने खाने के लिए अपनी रोज़ी खुद होती है, आटा होता है, चीनी होती है, दालें होती हैं, तो आप खुद कफील होते हैं। जब आप किसी और के मोहताज हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं। तो ये जो जिस सूरत हाल पे ये आज छोड़ के गए हैं और सवाल उठा रहे हैं जी कि फलां से क्यों मिल रहे हैं, तो फलां से क्यों मिल रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए था। आपने क्यों खत लिखे थे IMF को? आपको याद है कि आपके वज़ीर ख़जाना ने, तरीन साहब ने क्या खतूत लिखे थे पंजाब के वज़ीर ख़जाना को और KP के वज़ीर ख़जाना को कि जी हम पैसे नहीं देंगे। अब भी आप डोजियर लिख रहे हैं, बताएं ना डोजियर में क्या लिखा है आपने? राइट। तो इरफान सिद्दीकी साहब, आप ही कह रहे हैं कि अगर ये मुलाकातें हो रही हैं, ऐसी सूरत हाल है, तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से जो खतूत लिखे गए वो हैं इसके जिम्मेदार? देखें, ये जवाल है ना, ये जवाल की इस पस्ती तक, इस खड्डे तक, इस गहराई तक कौन फेंक के गया हमें? हम तो IMF को छोड़ चुके थे ना। अच्छा। हमने तो IMF का वाहिद प्रोग्राम बड़ी उम्दगी से कंप्लीट किया था और छोड़ चुके थे। IMF की जो जंजीरें हैं हमारे पाँव में किसने बांधी हैं, ये सवाल है मेरा। और अगर बांधी हैं तो फिर अब हम जंजीरें खोलते खोलते हमें टाइम लगेगा ना।
हमें तो 1 साल हुआ है, 4 साल में तुम वो लोहे की फौलाद की जंजीरें हमारी गर्दन में भी डाल गए हो, हमारे पाँव में भी डाल गए हो, हमारे हाथों में भी डाल गए हो। आज कहते हो जी कि जंजीरें आवाज़ दे रही हैं, छलक रही हैं, कौमी खुदी पे हमला हो गया है। आज आपको याद नहीं है कि ये किसने ये किया है? इंशाल्लाह हम अभी 1 साल हुआ है, 2 साल के बाद इनको सूरत हाल ज्यादा वाज़े नजर आ जाएगी और हम पाकिस्तान को वहीं लेके चले जाएंगे खुदी के और गैरत के मकाम पे जहां 2016 में नवाज शरीफ इसको लेके खड़ा था। अच्छा, और ये जो हालिया जो एक डोजियर दिया गया है और जिसके मुतालिक उनका कहना है कि इसमें जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसकी धांधली के सबूत जो है वो उन्होंने दिए हैं, इसको हुकूमत जो है वो किस तरह से देखती है? डोजियर के अंदर पहले तो ये बताइए, तो ये तो जजों वाले डोजियर तो आम हो जाते हैं। जो खत ये आर्मी चीफ को लिखते हैं, पता नहीं लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। जब पूछते हैं तो कहते हैं जी कि सारी दुनिया के सामने है, ये कोई खुफिया नहीं है। डोजियर क्यों खुफिया है? जो डोजियर आपने IMF के नाम लिखा वो क्यों खुफिया रखा हुआ है? वो खोलो, बताओ कि आपने IMF को क्यों किस तरह भड़काया है कि पाकिस्तान को पैसे ना दो। हमारे बारे में या पाकिस्तान के चेहरे पर कौन सी कालक थोपी है आपने डोजियर में कि उसे खोलते हुए आपको शर्म आ रही है? आप खोलें, बताएं, खुल के बताएं। ये कोई तरीका नहीं है। देखें, बड़ी बड़ी मुश्किलात आई हैं पाकिस्तान के सियासतदानों के ऊपर, फांसी चढ़ गए हैं, जेलों में गल सड़ गए हैं, 30-30 साल कैदे काटी हैं। किसी ने ये काम नहीं किया जो ये कर रहे कि जी कभी अमेरिका को खत लिखो, तो कभी IMF को खत लिखो, तो कभी वहाँ प्रोटेस्ट कराओ, तो कभी बरतानिया की पार्लियामेंट के बाहर जाके खड़े हो जाओ, तो कभी बसों पे इश्तिहार लगाओ। पाकिस्तान के साथ जिसको हमदर्दी है, दिलचस्पी है, मोहब्बत है, वो जल जाएगा, ये काम नहीं करेगा। और नहीं किया किसी ने। मुझे बताएं कि सिवाय इनके किसी ने किया? अच्छा, बेशुमार जमाते हैं ना हमारे यहाँ और सब अताब का निशाना रही है, जेलों में भी रहे हैं जी। किसी ने किया है ये काम जो ये कर रहे हैं? और फिर कहते हैं जी कि इलेक्शन ये हो गया, डोजियर हो गया। भाई मैं तो बार बार मैंने सेनेट में भी कहा था कि जहां अपोजिशन हम लोग जीते हैं वो तो चले 47 से जीते हैं, जहां तुम लोग जीते हो वो राजा सिकंदर ने इलेक्शन कराए थे या इमाम अबू हनीफा ने कराए थे? किसने कराए थे वो? राइट। और लास्टली मैं इरफान सिद्दीकी साहब, आप मुज़ाकराती अमल तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी कोई चांस देखते हैं ये मुज़ाकराती अमल किसी भी तरह से कोई दोबारा शुरू हो सकता है? रहमान, ये लोग नहीं बने मुज़ाकरात के लिए। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ। जो लोग 9 मई कर सकते हैं, जो लोग 26 नवंबर कर सकते हैं, जो लोग अपनी कौमी गैरत और मुल्क की हमीयत के खिलाफ खतूत लिख सकते हैं, जो लोग भड़का सकते हैं, अब भी ये सिविल नाफरमानी पे कायम है और कहा है कि पाकिस्तान को पैसे ना भेजो। पाकिस्तान को इंडिया है जहां वो पैसे भेज रहे थे, पाकिस्तान को भेज रहे थे ना। तो ये लोग मुज़ाकरात के लिए नहीं बने, ये इन्हीं कामों के लिए बने हैं, इन्हीं कामों में खुश रहते हैं, इन्हीं कामों में इनका दिल लगता है। तखरीबकारी में, तशद्दुद में, हुब्बुल वतनी के खिलाफ खतूत लिखने में, हंगामे करने में, तनसीबात जलाने में, ये उनका होम ग्राउंड है। उसके अंदर वो खुश है, मुज़ाकरात के लिए वो नहीं बने। हमने तो उनके लिए अब मैं क्या बताऊं कि हमने बहुत अच्छी चीज़ें उनके लिए सोची हुई थी, लेकिन वो बीच में अधूरी छोड़ के मुलाकात और वो ये जा वो जा, हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा चुके हैं। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमती ओहदेदारान ने SIFC के ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और एग्री रिसर्च सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया है। इस मौके पर शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी करवाया गया। इस इक़दाम से किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके भी मुयस्सर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल जो है वो तैयार किए गए हैं, जबकि साल के अख्ताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल जो है उनकी तकमील मुतवक्के है। आम किसानों की तरबियत के लिए स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम मुल्क की 95% ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन होगा। GCI अगस्त 2024 में कायम होने वाले एक कॉरपोरेट इदारे के तौर पर उभर कर सामने आया और पिछले साल के दौरान GCI ने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों के साथ जमीन के अलॉटमेंट और कर्ज की फराहमी के हवाले से भी मुआहदे किए, जिसके बाद पंजाब से 8 लाख एकड़ और सिंध से 52,000 एकड़ अराजी हासिल की गई।
ये जो GCI का इनिशिएटिव है, इससे पाकिस्तान की ज़राअत पर क्या फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की ज़राअत में जो इस वक्त जो एक्सपोर्ट्स का मामला है ख़ास तौर पर जो है उसको किस तरह से जो है वो बेहतर किया जा सकता है, इस हवाले से जो GCI है वो भी काम कर रहा है। और जो एक ऑपरेशनल साल GCI का जो गुजरा है, इसमें GCI ने 2.5 लाख एकड़ ज़मीन के मुआहदे किए हैं, जिसमें से तकरीबन जो 65,000 एकड़ ज़मीन है उसको पहले मौसम में काश्त के लिए जो है वो लाया गया है। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर जो है वो 1,50,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन भी की गई है। इस GCI इनिशिएटिव पर बात करने के लिए नसीरुल्लाह साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, डायरेक्टर है एग्रीकल्चरल फातिमा ग्रुप के। नसीरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नसीरुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव है जो GCI ने लिया है और खास तौर पर जो ये एग्री मॉल का इनिशिएटिव है, इससे ज़राअत पर क्या फर्क पड़ेगा और किसान को कैसे फायदा हो सकता है? हम कोशिश करेंगे नसीरुल्लाह साहब से जरा फिर से राब्ता हो। बहरहाल जो आज जो है वो SIFC का जो ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव है उसका दौरा किया आर्मी चीफ ने, और वजीर आला पंजाब मरीन नवाज ने भी जो है वो ग्रीन एग्री मॉल्स जो हैं वो उनका इफ्तिताह किया है। और ये जो ग्रीन एग्री मॉल्स है ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत जो है वो जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में जो है वो 25 ग्रीन एग्री मॉल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जबकि साल के इख्तिताम तक जो टारगेट जो है वो 250 ग्रीन एग्री मॉल्स का है। नसीरुल्लाह साहब से फिर से राब्ता हो गया है। नसीरुल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ, हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से राब्ता हो। ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव, इस पर जो है वो बात हो रही है और इससे किस तरह से जो है वो किसानों को फ़ायदा हो सकता है, इस पर जो है वो 1,50,000 किसानों की जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो की गई है, जबकि 85,000 फसलों की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स हैं वो भी तैयार की गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ जो 1,000 ज़रई अफसरान हैं उनको मुख्तलिफ फसलों की मॉनिटरिंग के लिए भी जो है वो तरबियत दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि एक कॉर्पोरेट तर्ज पर जो है वो इस पूरे इनिशिएटिव को जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए 1.2 मिलियन एकड़ के जो डिजिटल नक्शे हैं वो भी तैयार किए गए हैं। 6 डिवीजन्स में 22,000 किलोमीटर जो नहरें हैं उनकी जो है वो डीसिल्टिंग जो है वो उसकी भी मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। नसीरुल्लाह साहब से फिर से हम कोशिश कर रहे हैं राब्ता हो जाए। नसीरुल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी नसीरुल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, बहुत ही स्लो जी। अच्छा नसीरुल्लाह साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि ये जो GCI का इनिशिएटिव है इससे हमारी ज़राअत पर और ये जो जिस तरह से यहाँ पर जो है वो काश्तकारी होती है उससे क्या फर्क पड़ सकता है और इसका पोटेंशियल जो है वो क्या आप देख रहे हैं? देखिए सर, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि जो एग्रीकल्चर ओवरऑल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर कोई एनुअल आपको इस वक्त 25,500 अरब रुपया या 24% जो GDP में कंट्रीब्यूशन है, ये इतनी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और एडिशनल टू दिस इज आपका जो कॉटन टेक्सटाइल की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ये कुछ तकरीबन कोई 16 से 20 बिलियन US में है। और इसी तरह राइस को 4 बिलियन का है। ओवरऑल हमारे पास कोई 8 बिलियन की हम US की एक्सपोर्ट करते हैं, सेम ही ऑलमोस्ट हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं। ये तो है इसकी ओवरऑल एक सिनॉप्सिस। और हमारे पास जो तकरीबन 38 मिलियन एकड़ के ऊपर जो है इस वक्त ज़राअत जो है वो हो रही है, जो कि 2 सीजन जब लगती है तो उसको हम 53 या 54 मिलियन एकड़ टोटल हम शुमार कर रहे होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास तकरीबन कोई 20 मिलियन एकड़ जो है वो बैरन लैंड्स पड़ी हुई हैं जो कि कल्टीवाएबल है, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर टेक्नोलॉजीज और पानी का कोई अरेंजमेंट जो है वो हो सके, तो उससे कम से कम जो है GDP के अंदर और ग्रोथ जो है आपकी आ सकती है। मेरा अंदाजा ये है कि तकरीबन कोई 12-12.5 हजार बिलियन, बहुत ही सादा सी भी उस सारे काम को आप लेके चलें जो इस वक्त कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली नहीं होगा। वहां पे हाईटेक जो है वो एग्रीकल्चर हो रहा होगा।
तो आपके कम से कम 1200-1300 बिलियन की जो इसमें फर्दर जो है वो एड अप होना चाहिए। अच्छा। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितना एरिया जो है फर्दर एक्सपैंड करने की पोजीशन में होंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे ज़राअत के साथ एक बड़ा इशू ये रहा है कि जो एक्सपोर्ट है हमारी वो हमेशा सफ़र करती रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो होती है। आपको लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है या कॉर्पोरेट फार्मिंग है ये बिलाखिर हमारी एक्सपोर्ट्स को भी या ज़रूरी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकेगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। बेसिकली देखें ना जी, आप जब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे, हाईटेक एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो उसमें मेजर फोकस तो उसको आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही करना होगा ना। क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसका बैकएंड पे मकसद ये होता है कि इट्स नॉट ओनली ज़राअत, इट्स अ बिजनेस नाउ। तो उसमें जो आपके हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं वो आएंगी, उसकी मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी, और उसके ऊपर जो ट्रेसेबिलिटी इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्ट के लिए, अच्छा, वो फिर कॉर्पोरेट्स या जो बड़े भी जो लोग आएंगे इसमें काम करेंगे तो वो दे विल डेफिनेटली मीट द SOPs और द स्टैंडर्ड्स एक्सपोर्ट्स के। अच्छा। और सेकेंडली ये है कि विच आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस वक्त गवर्नमेंट का और फौज का जिस तरह से इसके ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस है, तो इसको जो पॉलिसी सपोर्ट है वो भी इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। और स्पेशली SIFC के अंडर हमने सुना भी है कि काम हो रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर अच्छा। जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी जो है वो अनाउंस की जाए। ठीक है, राइट। तो उससे आई एम श्योर कि इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। नंबर एक तो ये है जो ओवरऑल हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। अच्छा। सेकेंडली ये है कि आपके पास, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि यहाँ पे हमको तकरीबन 16 से 20 बिलियन US डॉलर की हम कॉटन एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से हमारी कॉटन क्रॉप जो है वो कंटिन्यूसली फेलियर में है। अच्छा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास जो सीड है वो क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जाना पड़ेगा, जिसके लिए GCIPL जो है वो बहुत ज्यादा कमिट। राइट, बहुत शुक्रिया नसीरुल्लाह साहब हमारे मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक में। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई कोल माइंस एरिया में एक बम धमाके में 11 मजदूर जाँ बहक और 6 दीगर जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हरनाई के तहसील शाहरग के कोल माइंस एरिया में मजदूरों को ले जाने वाली पिकअप गाड़ी में बम धमाका हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाँ बहक होने वाले मजदूरों का ताल्लुक सवात से है। DC हरनाई का कहना है कि जाँ बहक और जख्मी अफराद कोयला कानों में मजदूरी करते थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से यह जाहिर होता है कि धमाका खेज बवाद रोड किनारे नस्ब था और जख्मी मजदूरों को शाहरग अस्पताल में तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। धमाका उस वक्त हुआ जब मजदूर गाड़ी में कान से बाजार की जानिब जा रहे थे। इस धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके इलाके की नाकाबंदी भी कर दी गई और फिर तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने, वज़ीर आज़म ने और सदर ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी ज़ख्मी मजदूरों को जो है वो तिब्बी सहूलियात फराहम करने की जो है वो हिदायत की है। ये पहला मौका नहीं है कि जिस तरह से मजदूरों पर, ख़ास तौर पर जो कानों में काम करते हैं उन पर इस तरह से जो है वो हमला हुआ हो। हुकूमत को इस मामले को ज़रूर देखना चाहिए और एटलीस्ट ये जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।